और विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के बड़े नेता टीएस सिंहदेव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। और हम बात करेंगे, हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी जुड़े हुए हैं। और सर, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा ये पूरा दौर, काफ़ी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ी और जिस तरह का सहज स्वभाव आपका है, आपने बहुत साधारण और सहज अंदाज में दावा किया था कि 60 तक सीटें हम जीतेंगे। और न्यूज 18 से बातचीत में भी आपने दावा किया था, बहुत मेहनत की। लेकिन सर, तात्कालिक रूप से क्या कारण देखते हैं, क्यों पीछे रह गई कांग्रेस? पहले तो जीतने वालों को शुभकामनाएं और बधाई। शायद हमसे ये वाला खेल उनने बेहतर खेला, ये मैच वो जीते। अब काम की जवाबदारी मिली है, हम लोग चाहेंगे भी कि अच्छे से छत्तीसगढ़ में जो काम हो रहे थे उनकी निरंतरता बनती रहे, अच्छे काम होते रहें। हार जीत का प्रश्न है, इसमें सरकार ने अपनी तरफ से कई अच्छे कामों को अंजाम दिया, लेकिन चुनाव के समय कुछ मुद्दे ऐसे रहे होंगे जो लोगों ने स्वीकार नहीं किए। कांग्रेस का वोट बैंक प्रतिशत के रूप में कम नहीं हुआ, लेकिन भाजपा का अप्रत्याशित तरीके से बढ़ गया। करीब 14% वोट शेयर उनका बढ़ गया। तो ये देखना पड़ेगा कि ये कारण क्या है। यहां उनकी जीत हुई, उनका ये प्रबंधन जो रहा ये कारगर साबित हुआ। तो बाबा, इसे कांग्रेस की नाकामी आप मानेंगे या फिर बीजेपी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया? बीजेपी का परफॉर्मेंस, वोट शेयर 14% बढ़ाना, ये अनहोनी सा है, आसानी से नहीं हो पाता। 14% दो चुनाव के दरमियान 5 साल के अंदर वोट शेयर आपका बढ़ जाए, जबकि दूसरी पार्टी का बरकरार है। 43% पे कांग्रेस का बरकरार है, 42% पे, और ये 46-47% भाजपा का बढ़ के 14% बढ़ के पहुंच गया। ये अप्रत्याशित है। एक हम चर्चा जब करते रहे चुनाव के, जब एग्जिट पोल आए, फिर उसके बाद नतीजे, रुझान, ये सब, इस दौरान बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े। उनसे जब इस बारे में चर्चा की गई तो कई वरिष्ठ लोगों का ये कहना था कि सीएम की कुर्सी को लेकर द्वंद्व कहीं ना कहीं रहा छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच, जिस वजह से कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश नहीं गया। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? एक चर्चा का विषय मीडिया में था, इसमें कोई दो बात नहीं है, और वो हम दोनों के लिए भी और सबके लिए, साथ में जुड़े हुए लोगों के लिए भी एक तनाव का विषय बन जाता था। प्रयास हम लोगों ने हमेशा किया कि गंभीरता से इन बातों को लेते हुए और परिपक्वता से कभी कोई बात सार्वजनिक रूप से हम लोगों ने सामने नहीं आने दी, ना भूपेश भाई ने ना मैंने। लेकिन निरंतर प्रश्न थे मीडिया के और निरंतर सवाल थे साथियों के कि कब हो रहा है, कुछ है कि नहीं। मीडिया में बात आ रही है, लोग पूछ रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी, बताइए कब शपथ हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है। तो ये जरूर एक वातावरण था। तो अब चूंकि चुनाव हो चुका है, परिणाम घोषित हो चुके हैं, जनता ने आपको विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश दिया है, तो आप अब इस पर खुलासा करना चाहेंगे, क्या वाकई ऐसा था? आपको उम्मीद थी? चूंकि एक बयान मुझे याद आता टीएस सिंहदेव जी आपका, जब आपने कहा कि अगर इस बार मुख्यमंत्री नहीं बना तो फिर आगे सक्रिय राजनीति में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हाँ, उसमें मैंने ये सोचा नहीं था कभी कि हारूंगा, चुनाव हार जाऊंगा, ये मैंने परिकल्पना नहीं की थी। और उस परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बात रखी थी कि उम्र का भी तकाजा हो जाएगा, तो अब नई पीढ़ी के लिए भी विचार करना चाहिए। इन चुनाव नहीं जीत सका, हारा हूं, तो हारने के बाद तो टीएस बाबा मैदान नहीं छोड़ेंगे। अब आगे लोगों के साथ जुड़ के जो भी कमियां मेरी रही होंगी, जिन कारणों से लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, उनको तलाशूंगा, लोगों के बीच में काम करूंगा। आने वाले समय में पूरी ऐसी जो भी मुझ में कमियां रह गई हों या बन गई हों, उनको दूर करूंगा। कांग्रेस नेताओं के कई बार बयान पार्टी को असहज स्थिति में डाल देते हैं। टीएस सिंहदेव के इतने सधे, सटीक और कम शब्दों वाले सुलझे हुए बयानों से मीडिया में कोई कंट्रोवर्सी तो उत्पन्न नहीं होती है। केंद्र में कुछ अच्छे नेताओं की आवश्यकता महसूस करते हैं बड़े राजनीतिक जो एक्सपर्ट बनते हैं या एक्सपर्ट कहे जाते हैं, उनका यह कहना है कि केंद्र में अच्छे नेताओं की आवश्यकता है। क्या टीएस सिंहदेव को हम आगे केंद्रीय नेतृत्व में देखेंगे, केंद्रीय राजनीति में देखेंगे? मैं तो अंबिकापुर में काम करना चाहता हूं। मेरी अभी पहली प्राथमिकता, पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया,
और छत्तीसगढ़ में काम करने का मौका दिया, जिम्मेदारियां दी, अपने संभाग में काफी फ्री हैंड दिया और मैंने पार्टी को निराश किया है, तो अभी आगे की तो आदमी सोच नहीं सकता। यहाँ का मुझे देखना है और संभाग भी अब तो बहुत दूर की बात हो गई। मुझे तो अपना विधानसभा पहले देखना है। जी। यहाँ अगर पांव रखने की मेरी स्थिति नहीं है तो ऊपर की बात मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, टी सिंह जी, ऐसे हमने कई बड़े नेता देखे हैं, बीजेपी में भी ऐसे नेता हुए हैं, कांग्रेस में भी ऐसे नेता हुए हैं, चुनाव वो नहीं जीते लेकिन केंद्रीय राजनीति में है, राज्यसभा के माध्यम से या अन्य कोई दरवाजे से वो पहुंचते हैं और अच्छा कर रहे हैं केंद्र की राजनीति में। क्या ऐसा कोई विकल्प आपको नजर आता है? नहीं, वो तो हाईकमांड की बात है। मेरा ध्यान और मेरा ध्येय और मेरा लक्ष्य एकमात्र अभी अंबिकापुर विधानसभा रहेगा और उसके साथ पूरे छत्तीसगढ़ से बहुत स्नेह और प्रेम मिला है। मैं संपर्क में लगातार बना रहूंगा, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता अंबिकापुर विधानसभा रहेगी। बीते 2 दिनों से काफी चर्चा हम लोगों ने की, कई राजनेताओं से हुई बातचीत, कांग्रेस, बीजेपी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स। जब चर्चा हुई तो एक बात यह भी सामने आई कि टीएस सिंहदेव का साथ भूपेश बघेल को नहीं मिला, वरना परिणाम कुछ और होते। टीएस सिंहदेव का साथ नहीं मिला है तो नहीं हो सकता। मेरे से तो जितना बना मैंने किया। छत्तीसगढ़ में भी दौरे किए, सरगुजा क्षेत्र में भी दौरे किए, अपने विधानसभा में भी दौरा किया। मेरे से तो जितना हो सका था मैंने किया। सफलता कितनी मिली वो एक और बात है। मैं जब अपनी विधानसभा में सफल नहीं हो सका तो बाहर की मैं बात क्या कर पाऊंगा। चुनाव सर, मुझे लगता है हार जीत का दो एक पहलू ही हैं। ये ठीक है, कोई चुनाव जीता है, बहुत बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं, तो आप भी इसमें चुनाव हार गए। मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए जैसा कि आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप जैसे नेता को जनता बीच में देखना चाहती है, अपने पास देखना चाहती है। आप चुनाव हारे तो सर कोई बड़ी वजह होगी। क्या आप इसके पीछे कारण अपने स्तर पर आप क्या देखते हैं कि क्या कारण हुआ कि टीएस बाबा चुनाव हार गए? ये टीएस बाबा की कमी है। वो एक बेहतर विकल्प के रूप में अपने मतदाताओं के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए, और विशेष करके अंबिकापुर शहर के, तब वो रही कमी। मैं और आत्मचिंतन भी करूंगा, जानकारी भी लूंगा कि कहाँ क्या ऐसे मुझसे चूक हुई और उसको दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। जी, और मौका बहुत जल्द मिलने वाला टीएस सिंहदेव जी आपको। 2024 का लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, क्या रणनीति चल रही है कांग्रेस की? जी, 2024 के चुनाव के लिए जो जवाबदारी मिलेगी, मेरे पास जो जानकारियां होंगी, मेरे को अगर पूछा जाएगा तो मैं पार्टी से जरूर साझा करूंगा, और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको निभाने की कोशिश करूंगा। और रही जहां तक लोगों के साथ जुड़े रहने की बात, तो ये जीवन भर का संबंध है, और जीवन भर मैं अपने साथियों के लिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, चाहे वो सरगुजा के हों, चाहे अंबिकापुर विधानसभा के हों, अंबिकापुर शहर के हों, मैं हमेशा अपने आप को उपलब्ध रखूंगा। उनके लिए किसी भी मायने में अगर पहल करने लायक वो मुझे समझेंगे तो मैं हमेशा पहल करता रहूंगा। बाबा, अभी रमन सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, कुछ देर पहले बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल का घमंडिया व्यवहार कांग्रेस की हार का कारण रहा, और इस बारे में टीएस सिंहदेव क्या कहते हैं? रमन सिंह का ये बयान किस तरह से आप देखते हैं? उनकी व्यक्तिगत राय है। देखिए, चुनाव तो रमन सिंह जी भी हारे, तो उसमें कोई व्यक्तिगत बात करना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। ये चुनाव हम हारे, भूपेश भाई अपने यहां से तो चुनाव जीते, 35 साथी हैं वो चुनाव जीते, भूपेश भाई के साथ 34 और। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कहीं अस्तित्व में नहीं दिख रही है। बड़ी टीम रहती है, बड़े साथी रहते हैं, मतदान केंद्र से लेके राज्य स्तर के नेतृत्व के साथ हम लोग मिलजुल के सब काम करते हैं। और जैसा मैंने बताया, कांग्रेस की उपस्थिति वोट शेयर के माध्यम से कम नहीं हुई, शायद 0.4% कम हुई हो तो हुई हो, वरना संख्या में बढ़ी है, प्रतिशत में हल्की सी कम हुई भी होगी तो बरकरार है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नकार दिया कांग्रेस को। भाजपा ने क्या किया, ये विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जैसे बड़े चेहरे प्रचार करने के लिए छत्तीसगढ़ में आए। केंद्रीय नेतृत्व का प्रचार बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया। कई लोगों का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ में दिखाने के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं था। हमारे शीर्ष नेतृत्व सब आए, इसमें खड़गे सर भी आए, राहुल जी भी आए, प्रियंका जी भी आए,
अन्य लीडर्स हैं हमारे, उन लोग भी समय समय पे आके उन लोगों ने अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग क्षेत्रों में दौरा किया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके बाकी सारी गतिविधियों में साथियों ने भाग लिया। सर 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, और इंडी गठबंधन का मैं जिक्र करूंगा, चूंकि आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जिक्र किया, तो अभी उन्होंने एक बैठक बुलाई है जिसमें इंडिया अलायंस के जो सभी पार्टी हैं, घटक दल हैं, वो साथ जुड़ेंगे। शायद आपके नजरिए से अगर वो घटक दल इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में साथ होते तो बीजेपी को रोक पाना क्या अपेक्षाकृत सहज होता? प्रश्न बीजेपी को रोकना नहीं है, प्रश्न देश के संस्थाओं का, प्रजातांत्रिक संस्थाओं का, हमारी धरोहर का, हमारी संस्कृति का, इसकी रक्षा करने का है। अभी जो विचारधारा वर्तमान में देश में हावी दिख रही है, ये अलग दिशा में हमको ले जा रही है, हमारे देश को, स्वतंत्र भारत को अलग दिशा में ले जा रही है। और ये बड़े गंभीर चुनौती का विषय है, चाहे वो देश की सीमाओं की बात हो, चाहे दक्षिण भारत में हिंदी के दबाववश उपयोग कराने की बात हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में आरक्षण को लेके क्या उनकी मंशा है, क्या उनकी सोच है, उसके संदर्भ की बात हो। हर क्षेत्र में अगर आप देखें तो कई ऐसे कृत्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा किए जा रहे हैं जिस पे आपत्ति है, और गंभीर आपत्ति है। देश के स्वरूप और उसके अस्तित्व को, उसकी प्रजातांत्रिक संवैधानिक बनावट को चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। तो इन बातों को लेके इंडिया अलायंस के गठन की बात चली है, और इस बहुत बड़ी जवाबदारी को लेके मुझे विश्वास है कि देश के सभी ये घटक दल जो इंडिया अलायंस के हिस्सा बने हैं, वो अपनी जिम्मेदारी और भूमिका को समझेंगे और निभाएंगे। बाबा, एक सवाल और ये रहेगा कि आपके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ा बम्पर बहुमत जनता ने बीजेपी को दिया है, और 2018 के चुनाव के परिणाम तो कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन 2020 में बीजेपी ने क्या कुछ किया, उसके बाद भी जनता ने उन्हें दोबारा से चुना। जब वहां इंडी अलायंस गठबंधन की बात हो रही थी विधानसभा चुनाव के दौरान, तो कमलनाथ जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को सीट शेयर न देने की बात की। तो फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है। सर, ऐसे नेताओं से क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस साथ लेकर के बीजेपी को नहीं रोकना चाहेगी? क्योंकि इंडी अलायंस का गठबंधन जो हुआ है, कई बड़े नेताओं के मुंह से, खुद नीतीश कुमार जी के मुंह से ये सुनने को मिला कि बीजेपी को रोकना ही तो मकसद है। कई कांग्रेस के नेताओं के भी बयान है इस बारे में। मकसद नाम बीजेपी का है, रोकना है उस विचारधारा को जो देश के ताने बाने को बदलना चाहता है जी। नए सिरे से पूरी व्यवस्थाओं को बुन के एक नया स्वरूप देश का प्रस्तुत करना चाहता है, जो बहुत सारे, मेरे से लेके बहुत सारे लोगों को स्वीकार नहीं है। वो है चुनौती। और कमलनाथ जी मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं, मैं कुछ टिप्पणी उनके बात के लिए नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि जब हमको साथ आना है, और कठिन चुनौती है ये साथ आना, क्योंकि राज्यों में हम एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ते हैं। ये जो 28 घटक हैं इंडिया अलायंस के, ये कई परिस्थितियों में एक दूसरे के सामने चुनाव में, राज्य के चुनाव में उपस्थित होते हैं। तो ये आसान नहीं है साथ में आके और फिर इस बहुत बड़ी चुनौती का जवाबदेही लेना, जिम्मेदारी लेना, लेकिन प्रयास चल रहा है, सफल होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, तेज सिंह देव जी, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे चुनाव में जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हार करके मैदान में नहीं छोड़ूंगा। ये जो स्पिरिट है, ये मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को भी बहुत बड़ी प्रेरणा देगी कि अगर हार गए तो मैदान मत छोड़िए, अगर जीत गए होते तो शायद सक्रिय राजनीति से आप अलग होते। क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते? जी यही है। मैं सभी साथियों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में भी जितने लोगों का भरपूर साथ मिला, उनका गहरा आभार। और सफलताएं विफलताएं ये जीवन के पहलू हैं, आते हैं जाते हैं। सफलता मिले तो सतर्क रहिए, विफलता रहे तो और मजबूती से मैदान में उतरिए, जिम्मेदारियों को संभालिए, बेहतर भविष्य बन सके सबके लिए। ये हमारी जवाबदारी। आपका यही सहज अंदाज आपका फैन बनाता है सर, हमें भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। आगे के जो भी आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच एक बड़ी खबर, टीएस सिंहदेव जी से हम बात कर रहे थे, जिनका ये कहना कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हार जाऊंगा, अभी मेरी प्राथमिकता मेरा क्षेत्र रहेगा। अंबिकापुर क्षेत्र से वे आते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं यहां से चुनाव हार जाऊंगा। छत्तीसगढ़ की जनता का मुझे प्यार मिला,
तेज सिंह देव जी का ये कहना है। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के चुनाव में गठबंधन की जो आवश्यकता है वो एक विचारधारा को रोकने के लिए है, न कि भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की शक्ल में जो विचारधारा इस वक्त सत्ता में है उसे जरूर दूर रखना होगा और कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना होगा कि आखिर हार के कारण क्या रहे। और भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट मजबूत था, वो किस लिहाज पर, किस स्तर पर मजबूत था, जो कि वो चुनाव जीत गए। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, पॉइंट समथिंग कुछ उन्होंने बताया आंकड़ा, जिस पर कि कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर को थोड़ा ही कम उन्होंने बताया। और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अब मेरी जो प्राथमिकता है वो मेरा क्षेत्र अंबिकापुर रहेगा। चुनाव हार गया हूं तो ऐसे में अब मैदान नहीं छोड़ूंगा, अभी डटा रहूंगा और आगे भी चुनाव में सक्रिय राजनीति में टीएस सिंहदेव देखे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बंपर जीत के बाद ओपी चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बंपर जीत के लिए जनता जनार्दन का धन्यवाद। हमारे साथ देखिए ओपी चौधरी पहुंच गए हैं। ओपी चौधरी से हम यहाँ बात कर रहे हैं कुछ। ओपी जी कैसा लग रहा है? बड़ी जीत के लिए ओपी जी, बड़ी जीत के लिए कैसा लग रहा है? जनता जनार्दन ने सीएम पद की रेस में बड़ी जीत। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, इतने बड़ी जीत के लिए ओपी जी कैसा लग रहा है? कुछ तो आप ऐसा कुछ नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। कृपया बड़ी जीत को कैसे दे रहे हैं? जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं? उसके लिए मैं जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूँ। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में 59 तो ओपी चौधरी पहुंचे हैं यहाँ पर और बड़ी जीत हासिल की उन्होंने। हालांकि सीएम पद की रेस को लेकर कुछ भी कहने से इनकार किया। कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शोपी, न्यूज 18 छत्तीस। और कवर्धा से बीजेपी के विजय शर्मा ने कांग्रेस के कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर को बड़े अंतर से हराया। जीत के बाद विजय शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। शर्मा जी, भारी बहुमत से जीत दर्ज की है, क्या मुद्दे का जादू चल गया? क्या वहाँ पर धर्मांतरण का मुद्दा जो छाया रहा था, आपने बड़े प्रत्याशी को हराया कांग्रेस के? साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय बाबरी मस्जिद का खंडहर ध्वंस हुआ था उस समय 3 सरकारें गई थी भाजपा की, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। 6 महीने में चुनाव हुआ था, कहीं भाजपा की सरकार वापस आई थी? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहीं आई थी वापस? क्या गलती हो गई थी उसमें? ऐसे नहीं होता है कि इस मुद्दे पर वोट मिल जाए। ये मुद्दे पर वोट मिले कि न मिले, सरकार बने कि न मिले, ये मुद्दा हमारा है। और जब जब हिंदू मान बिंदुओं का अपमान होगा हम खड़े होकर बात करेंगे भैया। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, यही मोहम्मद अकबर हैं। और पूरी मीडिया जगत से मैं पूछना चाहता हूं, जब पिछली बार 60,000 से जीते तो क्या वो मुसलमान नहीं थे और कवर्धा की जनता हिंदू नहीं थी? इस बार वो हार गए तो हिंदू मुस्लिम हो गए, वैसे ही जैसे ईवीएम पर आरोप लगता है। घोषणा पत्र का जादू चला है कहीं न कहीं, महतारी वंदन योजना पर भरोसा जताया लोगों ने। विश्वसनीयता का जादू चला है साहब, विश्वसनीयता का। उनके घोषणा पत्र में तो वो ज्यादा देने वाले थे, लेकिन विश्वास नहीं किया जनता ने। उन्होंने पिछली बार 36 वादे किए, एक पूरा नहीं किया। इस बार कैसे जनता विश्वास करती? रोजगार के मुद्दे उठाए आपने, पीएससी का मुद्दा उठाया है। तो पीएससी तो बेच खाया इन्होंने, आपके सामने रिजल्ट है साहब। हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है, पीएससी बेच खाया है इन्होंने, व्यापम खत्म कर दिया इन्होंने। आप सोचें कि 2018 के एसआई की भर्ती की प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हुई है, भाजपा की सरकार फिर पूरा करेगी उसको। बैठक है अभी विधायक दल की या कुछ? नहीं, आज नहीं है बैठक, आज नहीं है बैठक। तो ये थे विजय शर्मा, जिन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर अपनी बातें रखी है। कहा है कि योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे, बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।